वेलकम टू ब्रहान्स प्रोप्राइटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का रमज़ानुल मुबारक भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो पिछले दिनों हमने अपने फेसबुक पेज पर एक पेपर अपलोड किया था जो कि रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। तो आज जिस डिपार्टमेंट का हम टेस्ट हल करने लगे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करता है। ये जो पेपर कंडक्ट किया गया है किस टेस्टिंग सर्विस की जानिब से किया गया है? जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस की जानिब से ये पेपर कंडक्ट किया गया। और जिस पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट किया गया है वो है यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क। याद रखिएगा, हम हर संडे को अपने इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ज़रिए आपको एक पेपर हल करवाते हैं और आज यूडीसी का पेपर आपको हल करवाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये वो क्वेश्चंस हैं और ये वो पेपर है जो कि आप ओरिजिनल फॉर्मेट में आप मुझको भेजते हैं और मैं अपने फेसबुक पेज पर इसको अपलोड करता हूं और काफ़ी मुझसे गुजारिश की गई कि इस पेपर को हल करवाया जाए। तो आज आपको न सिर्फ पेपर हल करवाया जाएगा बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको चंद एक स्ट्रैटेजीज़ भी बताई जाए कि पेपर को आपने हल कैसे करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि सवाल को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते और जब आप सवाल को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते तो आपको सवाल समझ नहीं आता। सवाल समझ आने के बाद आपने जो दूसरा स्टेप अपनाना है वो है एलिमिनेशन। आपके पास चार ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उन चार ऑप्शंस में से आपने वन बाय वन उन ऑप्शंस में से देखना है कि इसमें जवाब जो 110% नहीं हो सकता उसको आप एलिमिनेट करते जाएं। जिस तरह से ए बी ऑप्शंस जो हैं उसमें आपको लगा कि जी ये 110% मुझे यकीन है कि इसका जवाब ये नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी इसका जवाब नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे 50% लगता है इसका ऑप्शन डी ठीक होगा और 50% लगता है इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। तो अब आपके लिए खेलने के लिए एक अच्छा मौका है कि आप इस पर थोड़ा सा सोच विचार करें और फिर आप अगर किसी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो चांसेस क्या हैं? चांसेस ये हैं कि 50% आपके चांसेस हैं कि आपका ये सवाल जिस पर आपको लगता है कि 50% ठीक हो सकता है ये ऑप्शन ठीक हो सकता है और 50% लगता है कि ऑप्शन सी आपका ठीक हो सकता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। और जिसे हम कहते हैं तुक्का मारना, तो तुक्का भी जब आप लगाते हैं तो वो आपके समटाइम्स हक में आ जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये अंग्रेज़ी का पोर्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि पेपर कंडक्ट किया गया है मार्च 2023 में। चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो वेल्थ, वेल्थ की हमने क्या बतानी है यहाँ पर? जिद बतानी है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जिद बतानी है। तो वेल्थ की मीनिंग क्या है? उर्दू में मीनिंग देखें तो वेल्थ की मीनिंग है दौलत। तो हमने अब ऑप्शंस में ढूंढना है कि वेल्थ का अपोजिट क्या होगा। तो ये ऑप्शंस आप लोगों के पास गिवन है। तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करते जाएं। क्या दौलत का अपोजिट ब्यूटीफुल होगा? नहीं होगा। क्या दौलत का अपोजिट एम्बिशन होगा? नहीं होगा। या दौलत का ऑपोजिट एक्साइटेड होगा? नहीं होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है पॉवर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दौलत का जो अपोजिट है वो है पॉवर्टी। जैसे उर्दू की मीनिंग अगर मैं बताऊं वो है गुर्बत। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। तो हमने इसका अपोजिट बताना है। परसुएड मीन्स एक्स कम्युनिकेट, डिस्करेज, बेनिफेक्शन या चीट। तो आपने इसका क्या बताना है? आपने इसका जिद बताना है। परसुएट का मतलब क्या होता है? कायल करना, किसी भी शख्स को कायल करना। अब इसका अपोजिट आप देखते जाएं। परसुएट का अपोजिट क्या एक्स कम्युनिकेट हो सकता है, डिस्करेज हो सकता है, चीट हो सकता है या बेनिफेक्शन हो सकता है। तो आप एलिमिनेट करते जाएं उन ऑप्शंस को जो कि इसके जवाब नहीं हो सकते। तो एक्स कम्युनिकेट नहीं हो सकता, बेनिफेक्शन नहीं हो सकता, चीट धोखा देना नहीं हो सकता। तो परसुएड का अपोजिट हो सकता है डिस्करेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंकर्ड। तो कंकर्ड का हमने यहाँ पर जिद तलाश करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप लोगों के सामने मौजूद हैं। क्या कंकर्ड का जिद एग्रीमेंट हो सकता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सेम मीनिंग्स हैं। ठीक है, कंकर्ड और एग्रीमेंट का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है,
तो हमसे डिमांड किया गया है कि हमने अपोजिट बताना है, ज़िद बताना है। तो पीस भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता, एंड एरोप्लेन भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक बचता है, कंकर्ड का अपोजिट होगा डिसअग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है गस्टी। इसका ज़िद हमने बताना है। गस्टी की अगर जो हम मीनिंग देखते हैं तो उसका अदर मीनिंग है स्टॉर्मी। ठीक है, स्टॉर्मी इसका अदर मीनिंग है। तो हमने इसका क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो अग्री इसका जिद नहीं हो सकता, वेग इसका जिद नहीं हो सकता, तो एलिमिनेट करते जाएं। कैजुअल इसका जिद नहीं हो सकता, तो स्टॉर्मी का जो जिद हो सकता है वो है काम, तहम्मुल मिजाज। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। ऑप्रेस, ऑप्रेस, ठीक है, ऑप्रेस का जिद हमने बताना है मर्सी, मिस हैप्पी, मिजरेबल या डिस्ट्रेस्ड। तो डिस्ट्रेस्ड भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता, मिस अप्लाई भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता, मिजरेबल भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो ऑप्रेस यानी किसी पर जुल्म जबर करना, उसका जो जिद होगा वो क्या होगा, मर्सी, रहम करना। ठीक है, तो इतना आसान होता है किसी भी क्वेश्चन को हल करना अगर हम सवाल को अच्छे तरीके से समझ जाएं और उसकी जो डिमांड है उस सवाल की वो बेसिकली अगर हम समझ जाएंगे तो उसका जवाब भी देना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले पेपर के दौरान अपने आप को आपने काम रखना है। ठीक है, जब तक आप अपने आप को काम नहीं रखेंगे और आप अपने ऊपर जो है वो डिफरेंट जो आपके थॉट्स हैं वो आप पर हावी होते रहेंगे तो आप सवाल के सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते। तो स्टडीज़ के सेक्शन की जाने बढ़ते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में कुरान से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को होती है जब उनसे डिमांड किया जाता है कि कुरान पाक में कितने चैप्टर्स मौजूद हैं और कुरान पाक में कितने पार्ट्स मौजूद हैं। इन दोनों वर्ड्स में आपको वाज़े फ़र्क पता होना चाहिए। जब आपसे डिमांड किया जाता है कि बताएं कुरान पाक में कितने चैप्टर्स मौजूद हैं, इट मीन्स आपसे डिमांड किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें मौजूद हैं। और जब आपसे पूछा जाता है कि कुरान पाक में कितने पार्ट्स मौजूद हैं तो आपसे डिमांड किया जा रहा है कि बताएं कि कुरान पाक में कितने सिपारे मौजूद हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं और ऑप्शंस में मौजूद जो ऑप्शंस होते हैं उसको गलत तसव्वुर कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आपसे डिमांड किया जाएगा कि कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं, इट मीन्स आपसे डिमांड किया जा रहा है कि बताएं कि कुरान पाक में कितनी सूरतें मौजूद हैं। तो कुरान पाक में 114 सूरतें मौजूद हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ साथ बताता जाता हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना लें और आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कुरान से मुतालिक दीगर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि बताएं कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जो कि विदाउट बिस्मिल्लाह हैं। तो कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो कि विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है, वो है सूरह तौबा। और कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जो कि बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट होती हैं, वो हैं 113 सूरतें जो कि बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट होती हैं। और बताएं कि किस सूरत के अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह रिपीट हुई है। तो सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाह 2 बार रिपीट हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द कंपाइलर ऑफ अलमुता। अलमुता बुक के कंपाइलर कौन है? अलमुता बुक के कंपाइलर हैं इमाम मालिक बिन अनस, इस बुक के कंपाइलर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे साल। तो साल दो तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, नबवी ईयर भी पूछा जा सकता है और एडी ईयर भी पूछा जा सकता है। अगर नबवी आपसे पूछा जाता है तो आपने नबवी ईयर का ही बताना है, और अगर आपसे एडी ईयर पूछा जाता है तो एडी ईयर का ही बताना है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ ताकि आप दोनों को ही अपने जहन में रखें। तो अगर नबवी ईयर का पूछा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामिक स्टेट मदीना में जिसकी बुनियाद रखी है वो किस नबवी में रखी है, तो 14 नबवी में रखी है। और अगर एडी में डिमांड किया जाता है तो 622 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। मुर्तद इज वन हु चेंजेस हिज। मुर्तद किस शख्स को कहा जाता है जो कि चेंज कर लेता है क्या? जी हाँ, मुर्तद उस शख्स को कहा जाता है जो अपना
दीन चेंज कर लेता है, ईमान चेंज कर लेता है, मज़हब चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दूंगा, एक शख्स मुसलमान है और वो अपना रिलीजन चेंज कर कर मुस्लिम से हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन बन जाता है, तो उस शख्स को क्या कहा जाएगा? उस शख्स को कहा जाएगा मुर्तद, कि ये मुर्तद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज शाहियन? शाहियन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अहादीस की कितनी ऑथेंटिक बुक्स हैं। जी हाँ, अहादीस की 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं। इन 6 ऑथेंटिक बुक्स में से 2 बुक्स को आप कह सकते हैं कि ये शाहियन है। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं? बुखारी एंड मुस्लिम। ठीक है, बुखारी एंड मुस्लिम्स इज नोन एज शाहियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तफसीर कुरान मस्ट स्टार्ट विद। जब आप तफसीर कुरान स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होनी चाहिए किससे? जी हाँ, कुरान इटसेल्फ, सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका स्टार्ट होना चाहिए, या सेइंग ऑफ सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हो से उसका स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड या अय्युहन नबीयु अपीयर्ड इन द होली कुरान? तो कुरान पाक में या अय्युहन नबीयु लफ्ज़ कितनी बार रिपीट हुआ है? तो कुरान पाक में लफ्ज़ या अय्युहन नबीयु 13 मरतबा रिपीट हुआ है। तो हमारा इस वक्त जनरल प्रिपरेटरी सेशन जारी है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुरान से मुतालिक हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे एडमिशन्स क्लोज हैं, इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हमारे एडमिशन्स ओपन कर दिए जाएंगे, तो आप लोग उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। दीगर मालूमात डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, देयर आर डेश स्कूल ऑफ थॉट्स इन इस्लामिक फ़िक़्ह। इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? तो इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर आपको 4 स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। कितने स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर? याद रखिएगा, इस्लामिक फ़िक़्ह की बात की जा रही है, तो इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर आपको 4 स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ हिजरत? तो यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, तो उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 40 साल। कितनी एज थी? 40 साल। ठीक है, अब 13 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई है, वो कहाँ पर हुई है? मक्का के अंदर ही नाजिल हुई है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश के लोगों ने जुल्म सितम किया, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह का हुक्म आ गया था कि आप अब यहाँ से हिजरत कर लें। तो उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी, वो कितनी थी? 53 साल। कितनी उम्र थी? 53 साल की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है मदीना की जानिब। ठीक है, तो चीज़ों को अगर इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप याद रखेंगे, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल वाज द क्रिएटर ऑफ द डेश स्कूल ऑफ लॉ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम के अंदर 4 स्कूल ऑफ लॉ मौजूद हैं, तो यहाँ पर पूछा जाता है इमाम अहमद बिन हम्बल किस स्कूल ऑफ लॉ के हैं? तो फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉ से ताल्लुक है इमाम अहमद बिन हम्बल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद। अल फुरकान, अल हुदा, अल किताब, अल हकीम आर दी अदर नेम्स ऑफ कुरान फाउंड इन। कुरान पाक के नाम अल फुरकान, अल हुदा, अल किताब, अल हकीम, ये नाम आपको कहाँ पर मिलेंगे कुरान पाक के? जी हाँ, कुरान के अंदर ही इन नामों को मेंशन किया गया है अल्लाह ताला की जानिब से। क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब बढ़ते हैं। तो अहादीस वर कलेक्टेड बाय दी, अहादीस जो थी वो कलेक्ट की गई हैं किसकी जानिब से? जी हाँ, सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिन्हें कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, तो उनकी जानिब से जो अहादीस थी, जो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, तो उनको इकट्ठा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। द मीनिंग ऑफ बकरा, बकरा की मीनिंग क्या है? ये कुरान की सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है। कुरान पाक की सबसे लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? जी हाँ, वो सूरह बकरा है, और ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है। कौन सी सूरत है? दूसरी सूरत है। पहली सूरत का नाम क्या है? सूरह फातिहा। ठीक है, तो कुरान पाक की जो सूरत है सूरह बकरा, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? तो इसकी लिटरल मीनिंग है दिकाओ। दिकाओ इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सूरह बकरा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ग्रांटेड डेश मिरेकल्स। तो कुरान पाक में
अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मिरेकल्स, कितने मौजज़े दिए गए थे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े दिए थे। कितने मौजज़े दिए थे? 9 मौजज़े थे। एक और सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताएं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है। क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना डेश वाज द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हिजरत मदीना प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 एडी में की है, 53 साल उनकी उम्र मुबारक थी, तो उस वक्त कौन से सहाबा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? जी हाँ, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जब हिजरत मदीना हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज, क्रिश्चियंस की होली बुक का नाम क्या है? बाइबल। तो कितनी होली बुक्स नाजिल हुई थी? अल्लाह पाक की जानिब से 4 होली बुक्स नाजिल हुई थी, जिसमें जो क्रिश्चियंस पर नाजिल होने वाली बुक का नाम है बाइबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, द मीनिंग ऑफ कौसर, कुरान पाक की सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। ठीक है। कौसर की लिटरल मीनिंग का पूछा जा रहा है। लिटरल मीनिंग है अबंडेंस। ठीक है। कौसर की मीनिंग क्या है? अबंडेंस। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जिसमें कितनी आयात हैं? सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 आयात हैं सूरह कौसर के अंदर, और कौसर की लिटरल मीनिंग क्या है? अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तहलील मीन्स रिस्टेशन ऑफ। तहलील को कहा जाता है जब कोई भी जिक्र आप करते हैं या कलमा तय्यबा का विर्द अगर आप करते हैं तो उसको तहलील कहा जाता है। जिक्र को या कलमा तय्यबा के विर्द को तहलील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, तहलील मीन्स द रिस्टेशन ऑफ कलमा तय्यबा। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो पहला मुल्क जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया आज़ादाना तौर पर, वो है ईरान। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान इज कॉल्ड देश स्टेट। पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकल स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकल स्टेट कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कैप्चर्ड हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वो ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कौन सी थी जिसने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, उसको कैप्चर किया। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 के अंदर, सन 1600 के अंदर कैप्चर किया है हिंदुस्तान को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है टू नेशन थ्योरी, जो कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की। दैन खुतबा अलाहाबाद के अंदर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश की। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है टू नेशन थ्योरी का, वो किसने दिया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और उसके बाद अलाहाबाद के जलसे के अंदर 1930 के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि शायर मशरक़ हैं, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन सब कॉन्टिनेंट वाज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस इन, किस साल में लड़ी गई है? 1857 में ये जंग लड़ी गई है। मुसलमान और हिंदू इसमें एक अलाय फोर्सेस थी, जो दोनों ने मिलकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके अगेंस्ट ये जंग लड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब बढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन, यहाँ पर साल पूछा जाता है तो आपको बताता चलूँ कि 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अगर आपसे मंथ पूछा जाए तो इट वाज सितंबर 1960 जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है। इसमें जो मीडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, Daesh was the first leader who said that the Muslims and Hindus are two separate nations and cannot live together.
तो किस शख्स ने कहा था कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक दो अलग कौमें हैं जो कि एक साथ नहीं रह सकती? तो खुतबा इलाहाबाद के अंदर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक हैं, पोइट ऑफ द ईस्ट हैं, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे। क्वेश्चन नंबर 33 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो कौन सी कम्युनिटी थी जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत शदीद तरीके से अपोज किया था? सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। क्या वजूहत थी? कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एरिया बहुत बड़ा था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको डिवाइड कर दिया जाए ताकि इस पर हुक्मरानी आसान रहे। तो 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने इसका पार्टीशन किया। और मुसलमानों और हिंदुओं में से किसने इसको सपोर्ट किया और किसने अपोज किया? जी हाँ, मुसलमानों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था और हिंदुओं ने इसको अपोज किया था। ठीक है, तो हिंदूज अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बाद उन्होंने बायकॉट किया और बहुत सी मूवमेंट्स चलाई, जिसके बाद 1911 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया गया, एन्यूल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 के अंदर और ये जारी रहती है 1945 तक। और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की तबाहियों को देखते हुए ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क्याम होता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क्याम कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। किस वजह से? जो जंग अजीम थी, जंग अजीम की जो दूसरी तबाहकारियां थी, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 35 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाकिस्तान बॉर्डर्ड विद डैश एंड डैश इन द वेस्ट? तो हमने बताना है कि वेस्ट में पाकिस्तान का बॉर्डर किस कौन है? तो वेस्ट में हमारे ईरान भी मौजूद है और अफगानिस्तान भी मौजूद है। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन से दो ममालिक मौजूद हैं? ईरान और अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में मौजूद हैं। ईस्ट की अगर बात की जाए, ईस्ट में कौन है? जी हाँ, ईस्ट में हमारे इंडिया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की जाने बढ़ते हैं। हु इज करंट रशियन प्रेसिडेंट? रशियन प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? वो है पुतिन। पुतिन इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं रशियन प्रेसिडेंट की का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है? जिस तरह पाकिस्तान में सदर का टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है, इंडिया में सदर का टेन्योर 5 साल का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रशियन प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है, तो जी हाँ, वो याद रखेगा, रशियन प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इज? मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस की बात की जाती है तो वो कौन सा है? जी हाँ, वो पंजाब है। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर आपसे पूछा जाए, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वो है बलूचिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस सिटी इज? वो है कराची। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर सिटी कौन सा है? वो है कराची, और सबसे बड़ा सिटी भी कराची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाकिस्तान कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब इज? कमर्शियल और फाइनेंशियल हब पाकिस्तान का कराची है। तो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। अनफॉर्चुनेटली कराची को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द अरब स्प्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम? अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एफपीएससी ने पूछ चुका है, एनटीएस भी पूछता रहा है और पीपीएससी भी पूछता रहा है। तो अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया से इसका आगाज होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने जापान के जो दो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर एटॉमिक बम दागे। कब दागे हैं? ये दागे थे एक 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा जो बम था वो 9 अगस्त 1945 को दागा गया। अब हिरोशिमा एंड नागासाकी किस मुल्क के सिटीज़ हैं? तो जापान के सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे जब उनको तबाह किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच रीजन ऑफ यूक्रेन वाज एनेक्स्ड इन रशियन फेडरेशन इन 2014? तो वो था क्रीमिया। क्रीमिया वॉर के नाम से आप बहुत से एमसीक्यूज सुनते होंगे, तो वो रीजन था क्रीमिया जिस पर रशियन फेडरेशन ने 2014
में उसको फतह किया है। क्वेश्चन नंबर 43 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, यहाँ पर आपकी लोकेशन पूछी जाती है, पाकिस्तान की लोकेशन पूछी जाती है। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ है, पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया में वाक़ है। अगर इसको मज़ीद पूछा जाए कि पाकिस्तान एशिया में किस रीजन में लाई करता है, तो वो है साउथ एशियन रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की जाने बढ़ते हैं। गवादर पोर्ट एज एन, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और ये सी पैक का हिस्सा है। ठीक है, सी पैक आप जानते हैं कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना की जानिब से। कब की गई है? 2015 में की गई है, जब उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। क्वेश्चन नंबर 45 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है गिलगित वाज फॉर्मली नोन एज फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, इसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कायद आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन, कायद आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है जिसको ज़ियारत कहा जाता है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ज़िंदगी के आखिरी आयाम यहीं पर गुजारे। क्वेश्चन नंबर 47 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस, लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? जी हाँ, वो बता चुका हूँ, बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कायद आज़म का जो मज़ार है वो कहाँ पर वाक़ है? वो है कराची के अंदर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी, पाकिस्तान का कमर्शियल हब, जहाँ पर बहुत सी कमर्शियल सरगर्मियाँ होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहीं पर डेवलपमेंट के काम नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 49 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है एट प्रेजेंट विच मिडल ईस्टर्न कंट्री हैज़ लार्जेस्ट ऑफ इट्स पीपल एज रेफ्यूजीज़, तो वो है सीरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको तारकीन वतन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो चागी का मकाम था। और चागी कहाँ पर वाक़ है? जी हाँ, बलूचिस्तान में वाक़ है। पाकिस्तान ने ये एटॉमिक बॉम्ब के तजुर्बे कब किए हैं? 1998 में किए हैं। महीना पूछा जाए तो इट वाज 28 मई 1998। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों को ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक पर मेरा पेज है लर्न विद बुरहान अकरम, वहाँ पर मैंने ये पेपर अपलोड किया हुआ है, आप हासिल कर सकते हैं। आप अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो करंटली अभी एडमिशन्स नहीं ओपन, तो ईद के फ़ौरन बाद न्यू एडमिशन्स ओपन कर लिए जाएंगे। जनरल प्रिपरेटरी सेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं और ये नॉलेज आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।